जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, वीआईपी को गिरफ्तार करो, देश की जनता को 5-5 किलो राशन नहीं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सुरक्षा, मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करो। साथियों, जिस दौर में मानव समाज झूठे नेम फेम, पद कद, धन दौलत, रुपया पैसा, दुनिया के चकाचौंध के पीछे अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, उस दौर में हम संपूर्ण सम्मानित मानव समाज को चेताना चाहेंगे, आगाह करना चाहेंगे कि ऐसी अंधी दौड़ उचित नहीं है जो अपने साथ साथ संपूर्ण प्रकृति को ले डूबेगा। हम मानते हैं कि ज़रूरी चीज़ें करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के लिए ज़रूरी चीज़ों को दांव पर लगाना ना समझदारी है ना ज़रूरी है। मसलन जिस प्रकार से मनुष्य चंद धन्ना सेठों के इच्छा को पूरी करने के लिए या फिर कहों कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध पेड़ों का कटान किया जा रहा है, हिमालय पर्वतों का खदान किया जा रहा है, नदियों का खनन किया जा रहा है, यह मानव समाज के लिए उचित नहीं है। यह ऐसी प्रक्रिया न केवल मानव समाज को ले डूबेगी बल्कि पृथ्वी के अदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी बर्बाद करके रखेगी। तो हम कहना चाहेंगे कि यदि पृथ्वी में जल, जंगल, जमीन, वायु, प्राकृतिक स्रोतें ही नहीं बचेंगे तो फिर कैसे मनुष्य का या फिर अदर प्राणियों का भला हो पाएगा। तो हम सबसे पहले सभी सम्मानित भाई बहनों से निवेदन करना चाहेंगे कि मेरी वीडियो को शेयर किया करें, जन जन तक पहुंचाया करें, ताकि उन विकृत मानसिकता के पास हमारे विचार पहुंचे और वह सोच सकें, समझ सकें जो हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ये हमारे साथ साथ संपूर्ण प्रकृति के लिए खतरनाक है। सबसे पहले मैं उन सभी सम्मानित भाई बहनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे कड़वे से कड़वे सच दिखाने पर भी मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। आप सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरे सच बोलने के बावजूद भी आप मेरे साथ बने हुए हो। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आप भी सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं और सच का साथ निभाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ आप भी अपने देश में, अपने समाज में, प्रकृति में एक बेहतर चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं, शांति, प्रेम, करुणा बहाल करना चाहते हैं, मानव मूल्यों का सृजन करना चाहते हैं, मानव चेतना को जगाना चाहते हैं, अच्छाई और सच्चाई का निर्माण करना चाहते हैं। मैं आप सभी सम्मानित भाइयों का तहे दिल से शुक्र गुजार करना चाहूँगी कि आप मेरी कड़वी से कड़वी बात बोलने पर भी, मेरे कड़वे से कड़वे सच बोलने पर भी मेरे साथ बने हुए हो। मेरे भाई बहनों, आज मैं इसी विषय पे चर्चा करना चाहूँगी और कई विषय हैं, एक एक करके रखती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे ताकि कम से कम उन लोगों के हृदय परिवर्तन हो जो दूसरों के साथ क्रूरता करते हैं या फिर जो अपने अहंकार में इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि उन्हें अपनी गलतियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हम चाहते हैं कि अहंकारियों का अहंकार टूटे, जो लोग सही हैं वो निखर कर आए और हम सब मिल कर के अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपनी प्रकृति को बचा सकें ताकि हमारे साथ साथ प्रकृति में अदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल जंगल जमीन सब सुरक्षित रह सकें। इस विषय पे मानव को चर्चा करना होगा। ऐसा लक्ष्य हासिल करने का, ऐसा पदकद हासिल करने का कोई महत्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता जहाँ चारों ओर लाशें गिरी हों, जहाँ प्रकृति वीरान हो जाए, जहाँ संस्कृति तबाह हो जाए या यूँ कहो कि जहाँ पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाए। ऐसे विकास का, ऐसे पदकदों का, ऐसे धन दौलत का, ऐसे नेम फेम, ऐसे चकाचौंध का हम क्या करें और यह किसके काम आएंगे मेरे भाई बहनों। जब पृथ्वी में सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, रहने के लिए ज़मीन नहीं रहेगी, छाँव में बैठने के लिए पेड़-पौधे नहीं रहेंगे, फल-फूल, वनस्पतियाँ, तमाम तरह के पशु-पक्षी, जीव-जंतु नहीं रहेंगे साथियों, मानव समाज ही खुद विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे विकास का, ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने का, ऐसे पद-कदों में बैठने का, ऐसे नेम, फेम, धन, दौलत, रुपया, पैसा, चकाचौंध का कोई भी क्या करेगा मेरे भाई-बहनों? सृष्टि को तबाह करके, संस्कृति को तबाह करके, सभ्यता को तबाह करके, अपनी ज़मीरों को बेच करके, अपनी अस्मिता को दाँव पे लगा करके, कोई भी चीज़ प्राप्त करके हम क्या करेंगे? और मेरे मेरे को लगता है साथियों कि मानव समाज को ऐसा काम करना चाहिए जहाँ मानव के साथ-साथ सृष्टि भी सेफ रहे, प्रकृति भी सेफ रहे, अदर जीव-जंतु, पेड़-पौधे सब सेफ रहें। तो आशा करती हूँ कि आप इस विषय पे चर्चा करेंगे। मेरे भाई-बहनों, आज के समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संकट क्लाइमेट चेंज पे गहराता हुआ दिख रहा है और ये सबके लिए खतरा है। ये मानव के लिए खतरा है, प्रकृति के लिए खतरा है, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, फल-फूल सबके लिए खतरा है। तो इस विषय में कौन चर्चा करेगा? यह सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए खतरा है। तो हम चाहते हैं इस विषय में चर्चा की जाए और प्रकृति के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन्हें बचाया जाए। जल, जंगल, ज़मीन, नदियाँ, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी सबको बचाया जाए और उन तमाम कार्यों पे रोक लगाई जाए साथियों जो प्रकृति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। दूसरा है साथियों कि आज मेरे देश में जो सुरक्षा का संकट गहरा रहा है, विशेषकर महिलाओं पे, पूरे संसार में महिलाओं पे अत्याचार करने वाले हम प्रथम देश हैं साथियों। यह सर्वनाक है, यह दर्दनाक है, यह शर्मसार करने वाली बात है। आज बेटी को सुरक्षा रखने की जगह देश से 13.5 लाख बेटियां सिर्फ 3 सालों में गायब हो जाते हैं। यानी कि 1 साल में 3.5 लाख से भी ऊपर बेटियां गायब हो रही हैं। हमें लगता है कि इस विषय में चर्चा होनी चाहिए और मैं इस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। मेरे भाई बहनों, सदियों से, विशेषकर मैं अपने प्रिय नारी समाज से कह देना चाहती हूँ, सदियों से हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पितृसत्तात्मक सोच को दे रहे हैं और पितृसत्तात्मक सोच हमारी सुरक्षा की पहरेदारी बृजभूषण, कुलदीप सेंगर, पुलकित आर्य जैसे व्यभिचारी पुरुषों को सौंपी हुई है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि व्यभिचारियों के बीच बेटियों की अस्मिता कैसे सुरक्षित रह सकती है? इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ देश की सभी नारी समाज से कि प्लीज अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लें। यदि पितृसत्तात्मक सोच हमारी सुरक्षा कर पाती या फिर इस देश के पितृसत्तात्मक सोच शासन, प्रशासन, अदालतों, संगठनों, जात, धर्म तमाम चीजों का महिलाओं की सुरक्षा करने की मंशा होती तो देश में मणिपुर जैसे कांड नहीं होते, देश में बेटी अंकिता जैसे कांड नहीं होते, देश में महिला पहलवानों का हमारे चुने सांसदों द्वारा शोषण नहीं होता, देश से 13.5 लाख बेटियां गायब नहीं होती, देश में संदेश खाली जैसे प्रकरण नहीं होता, या यूं कहो कि देश के कोने कोने में बेटियां नहीं नोची जाती। यदि हमारे शासन, हमारे प्रशासन, हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारा पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की रक्षा करना चाहता तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं महिलाओं के साथ कदापि नहीं होती। बल्कि मैं यह कहती हूँ कि महिलाओं को असुरक्षित रखने के मुख्य कारण ही पितृसत्तात्मक सोच, राजनीतिक पार्टियों में पले पड़े वो व्यभिचारी पुरुष हैं जो सांसद के रूप में बृजभूषण जैसे, विधायक के रूप में कुलदीप सेंगर जैसे, ये विनोद आर्य का कुपुत्र पुलकित आर्य जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिनके चरण वंदना में हमारा शासन, हमारा प्रशासन रात दिन लगा हुआ है और दुर्भाग्य है कि हमारा समाज भी खामोश बैठा हुआ है। तो क्या ये इनकी उपस्थिति में, व्यभिचारी पुरुषों की उपस्थिति में क्या बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? यह मेरा सवाल है। आज मैं इस सवाल के दौरान अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करना चाहूंगी, आप हमें बताएं, जब देश का शासन, प्रशासन, जांच एजेंसियां, अदालतें, हमारा समाज सब नारियों के विरोध में होता है,
अपराधियों की चरण वंदना करता है। इस स्थिति में नारियां अपनी सुरक्षा पाने के लिए, न्याय पाने के लिए कहाँ जाएं, यह देश का सर्वोच्च अदालत हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे। मैं कहना चाहूंगी नारी समाज से कि आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। इतने सालों से आप अंधेरे में हो, अब आपको अंधेरे से बाहर निकल जाना चाहिए। अब आपको उन तमाम लोगों की गड़ाई सुनी सुनाई बातों से मुक्त हो जाना चाहिए। नारियों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। आप भूले मत कि द्वापर में आपको जुए में हराने वाला, दाव पे लगाने वाला और कोई नहीं। आपके पति पांडव थे। आपका चीर हरण करने वाला और कोई नहीं। आपके देवर कौरव थे। और मूक दर्शक बनने वाला और कोई नहीं। कुल का सबसे श्रेष्ठ गुरु, कुल के सबसे श्रेष्ठ आदमी, कुल का गुरु द्रोणाचार्य, कुल का श्रेष्ठ आदमी भीष्म पितामह थे। सबने, आपके अपनों ने आपको, किसी ने जुए में दाव पे लगाया, किसी ने चीरहरण किया, किसी ने मूक दर्शक बनकर देखा। जब द्रौपदी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब जाकर आपकी लाज बची। तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपका चीरहरण करने वाला और कोई नहीं, आपके अपने हैं। आप सतयुग में देखिए कि गौतम ऋषि ने बिना जांचे परखे आपको मां अहल्या के रूप में श्राप दिया। तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको श्राप देने वाला आपका अपना पति है, बेगुनाह पत्नी को। अब आते हैं त्रेता युग में कि आपको अग्नि परीक्षा से गुजारने वाले, आपको गर्भ अवस्था में जंगल में छोड़ने वाले और कोई नहीं, प्रभु श्री राम थे। कलयुग में नहीं भूलना चाहिए आपको कि आप पर स्तन कर लगाने वाले, आपको धर्म के नाम पे सती प्रथा में जलाने वाले, अभी वर्तमान समय में आपको दहेज में जलाने वाले, आपको कोख में मारने वाले, आपको लिव इन रिलेशनशिप में प्यार प्रेम के नाम पे 17 70 टुकड़े करने वाले और कोई नहीं। आपका अपना प्रेमी होता है, अपना परिवार होता है, अपना ससुराल होता है, अपना समाज होता है, अपना जात होता है, अपना धर्म होता है। अब हमें बताएं कि आप ना सतयुग में सुरक्षित थी, ना त्रेतायुग में सुरक्षित थी, ना द्वापर में सुरक्षित थी, ना कलयुग में सुरक्षित थी। वह इसलिए कि आपने अपनी जिम्मेदारी पितृसत्तात्मक सोच को सौंपी थी। अब हम कहना चाहेंगे महिलाओं को कि आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और बता देना चाहिए इस मानव समाज को अपना महत्व, और बता देना चाहिए आपको स्वयं को याद रखना चाहिए अपना अस्तित्व। जिस दिन मेरी देश की संपूर्ण नारी इस अपने द्वारा जन्मे मानव समाज को अपना महत्व बताने लग जाएगी, जिस दिन मेरी देश की नारी अपने अस्तित्व को पहचानने लग जाएगी, जिस दिन मेरी देश की नारी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाने लग जाएगी, उस दिन किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर उंगली उठाने की, आपको आंख उठाकर देखने की। तो मैं आशा करती हूँ कि इतने सालों से आप अंधेरे में रहे हो, तो अब आपको बिना एक सेकंड की देरी के उजाले में आ जाना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि आपको दुनिया को, अपने जने मानव समाज को अपना महत्व बता लेना चाहिए, अपना अस्तित्व संपूर्ण संसार के सामने सबको उसकी जानकारी दे देनी चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा सवाल मेरे भाई बहनों, नशा का बना हुआ है गहराता संकट, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए गहराता संकट नशा है। अब सोचिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कह दूं आज दो टूक इस धरा में, जिनके लिए आपको सबसे पहले काम करना है वो दो प्रकार के लोग हैं। पहले वो जिनके वजह से आप संसार में आए हो, आपके माता पिता। दूसरे वो जो आपकी वजह से संसार में आए हैं, आपके बच्चे। साथियों, जिस प्रकार से देश में घर घर तक नशा पहुंच रहा है और हमारे बच्चे इस नशे में बर्बाद हो रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि क्या फायदा घर गृहस्थी जीवन का, क्या फायदा बच्चों को जन्म देने का, क्या फायदा इस सामाजिक संगठन का, क्या फायदा शासन का, प्रशासन का, वो तमाम चीजों का, जब हम अपने भविष्य को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तब क्या फायदा हमारा मनुष्य होने का, हमारा अभिभावक होने का। तो मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ
कि भले ही हम अदर लोगों का परवाह ना करें या फिर सेवा ना करें, मगर हमें अपने औलादों को जो हमारी वजह से संसार में आए हैं, उन्हें बेहतर परवरिश देनी होगी। उनके लिए हमें शासन से भी लड़ना होगा, प्रशासन से भी लड़ना होगा, समाज से भी लड़ना होगा, सबसे लड़ना होगा। हर उस व्यक्ति से, हर उस बुराई से लड़ना होगा जो बुराई क्रिएट कर रहा है, जो हमारे युवाओं को गलत रास्ते में धकेलने के का दुस्साहस कर रहा है, उस सबसे हमें लड़ना होगा। इसलिए क्योंकि बच्चे इस धरती में हमारी वजह से आए हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता बनती है कि हम बच्चों को बेहतर समाज प्रदान करें, बेहतर वातावरण प्रदान करें, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम प्रकार की चीज़ें प्रदान करें। अन्यथा इस नरक में अपने बच्चों को जन्म दे करके हमने महान पाप कर दिया। यदि हमारे बच्चे सामाजिक तौर पे सुरक्षित नहीं हैं, राजनीतिक तौर पे सुरक्षित नहीं हैं, कानूनन तौर पे सुरक्षित नहीं हैं, आर्थिक तौर पे सुरक्षित नहीं हैं, उनके स्वास्थ्य के तौर पे, शिक्षा के तौर पे, रोजगार के तौर पे वो सुरक्षित नहीं हैं, यदि उनके कहीं पे जाएं और नशा किस प्रकार के फैला हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, वो मानसिक तौर पे सुरक्षित नहीं है, तो क्या फायदा हमारा इस धरती में बच्चों को जन्म देने से। और मैं कह दूं, यदि बच्चों की परवरिश बेहतर होगी साथियों, तो फिर परिवार की परवरिश बेहतर होगी, समाज की परवरिश बेहतर होगी, राज्य की स्थिति सही होगी और देश की स्थिति सही होगी। क्योंकि परिवार से सदस्य से ही परिवारों का संगठन होता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है, समाज से राज्य का, राज्य से देश का, देश से दुनिया का निर्माण होता है। जब परिवार ही गलत दिशा में जाएंगे, यानी कि बच्चे ही गलत दिशा में जाएंगे, परिवार ऑलरेडी बर्बाद होगा। जब परिवारें बर्बाद होंगी, समाज ऑलरेडी बर्बाद होगा। जब समाज बर्बाद होगा तो राज्य ऑलरेडी बर्बाद होगा। जब राज्य बर्बाद होगा तो देश ऑलरेडी बर्बाद होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो, हमारा समाज बर्बाद हो, हमारा राज्य बर्बाद हो, हमारा परिवार या फिर हमारे बच्चे बर्बाद हो। तो इस नाते सभी अभिभावक गणों को एकमुठ होकर के नशा के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और न केवल नशे के खिलाफ, हर उस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, जीवन के लिए, शरीर के लिए, मानसिकता के लिए घातक बनेगा। आशा करते हैं कि इस विषय पे आप चर्चा करेंगे। और जब साथियों बच्चों की परवरिश सही होगी, तब हम अपने पेरेंट्सों की, अपने माता पिता की भी बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस विषय में भी आप चर्चा करेंगे। अब बात आती है साथियों भ्रष्टाचार की। साथियों, पहले भ्रष्टाचार चोरी छिपे होता था। भ्रष्टाचारियों को इस बात का डर होता था, कहीं समाज हमें ना देख दे, कहीं जनता हमारे विरोध खड़े ना हो जाए, कहीं सरकारें हम पे कार्रवाई ना कर दें, कभी कहीं जांच एजेंसियां हमारे ऊपर कार्रवाई ना कर दें। लेकिन हमारे मोदी जी ने मानो इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम चुनावी चंदा का कर दिया है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार का इस प्रकार का रूप दे दिया है कि अब इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से भ्रष्टाचार किया जाएगा। जो जब साथियों ये चुनावी बॉन्ड का जो लीगल तरीके से जो जामा पहनाया गया, कानूनी जामा, मोदी जी न केवल स्वयं भ्रष्टाचारी बन गए, न केवल स्वयं भ्रष्टाचार में संलग्न हो गए, बल्कि मोदी जी ने पक्ष को, विपक्ष को, स्वतंत्र एजेंसियों को, अनेक प्रकार के देश के ब्रांचों को घोटाले में संलग्न कर दिया, कंपनियों को संलग्न कर दिया। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। मोदी जी ने चुनावी बॉन्ड ला करके सभी लोगों को खुला भ्रष्टाचार करने का आजादी दे दी है, सबको खुले भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी है। कैसे? मोदी जी ने उदाहरण के तौर पे कोई शराब घोटाले में फंसा हुआ है, वहां मोदी जी ने अपनी जांच एजेंसियां ईडी को छापा मरवा करके उन्हें जेलों में भेजा, फिर उनसे अनाप शनाप बयान दे करके, उनसे चुनावी चंदा ले करके, विपक्षियों को जेल में डाल करके उस भ्रष्टाचारियों को फिर आजाद कर दिया। इस विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। जो रेड्डी शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है मेरे भाई बहनों, कंपनी है उसकी, उसके यहाँ पहले मोदी जी ने छापा मरवाया ईडी का, उसे 6 महीने जेल में रखा, फिर उसने मोदी जी के बीजेपी के पार्टी में चुनाव बॉन्ड डाला, 55 करोड़ का चुनावी बॉन्ड। फिर मोदी जी ने उससे, उस भ्रष्टाचारी से
केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज करवाया ईडी के थ्रू। फिर मोदी जी ने उस भ्रष्टाचारी को आजाद छोड़ दिया और भ्रष्टाचार करने के लिए, और विपक्षी पार्टी को गिरफ्तार कर दिया। मैं किसी भी भ्रष्टाचारी के को डिफेंड नहीं करूंगी। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, उसे जेल होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जेल मोदी जी को होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ईडी के थ्रू भ्रष्टाचारी पे छापा मरवाया। फिर उस भ्रष्टाचारी ने मोदी जी को अ, रिश्वत दिया 55 करोड़ का। फिर मोदी जी ने उस भ्रष्टाचारी को खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छोड़ दिया। तो आप बताइए कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल है या फिर मोदी जी? भ्रष्टा शराब घोटाले का पैसा 55 करोड़ का स्कैम तो मोदी जी के खाते में गया, तो केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचारी हो गया? मैं इस विषय में भी मैं चाहती हूँ कि आप चर्चा करें। साथियों, केजरीवाल चाहे भ्रष्टाचार हो ना हो, इस जांच का विषय है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जिसने भी मोदी जी के जांच एजेंसियों ने ईडी के थ्रू जिस कंपनी पे छापा मारा, यदि वह कंपनी भ्रष्टाचार थी तो उसे क्यों खुला छोड़ दिया गया, और यदि वो कंपनी भ्रष्टाचार नहीं थी तो उस पे छापा क्यों मारा गया? मोदी चुनाव चंदा का स्कैम करके हर भ्रष्टाचारी को, चाहे साथियों दारू घोटाले वाला हो, चाहे जो कंपनियां साथियों दवाई के टेस्टिंग में फेल हुई हैं, उन कंपनियों से भी मोदी जी ने वो चंदा लिया, फिर उन्हें खुला छूट दे दिया अनशन दवाई बनाने के लिए। अब हमें बताएं कि मोदी जी ने उन कंपनियों से चंदा लिया जो टेस्टिंग में फेल हुई हैं, क्या यह देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? यदि वह कंपनियां भ्रष्टाचारी हैं तो वह खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? यदि वो भ्रष्टाचारी नहीं थे तो उन पे छापा क्यों मारा गया है? तो यह देखो साथियों, यहाँ पे भ्रष्टाचार तो है ही है, यहाँ पे देश के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यदि फेल टेस्टिंग दवाइयाँ कोई आदमी खाएगा, कोई मनुष्य खाएगा, तो उसके शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। यह स्कीम देखे साथियों, पहले कंपनियों को खुलेआम गलत दवाइयों का बनाने का छूट देना, फिर उन कंपनियों पे छापा मारना, फिर उन कंपनियों से रिश्वत लेना, फिर उन कंपनियों को खुली छूट दे देना और भी ज्यादा धंधा दे देना। खुलेआम मोदी जी ने स्वतंत्र तौर पे कंपनियों को, जांच एजेंसियों को, भ्रष्टाचारियों को और स्वयं भी देश के साथ गलत काम करने के लिए खुली छूट दे दी। अब मेरा सवाल है, यदि वो शराब घोटाला वाला रेड्डी सही था तो ईडी का छापा उस पर क्यों पड़ा? यदि वो भ्रष्टाचारी था तो उसे अब खुली छूट क्यों दिया गया? मोदी जी ने उनसे 55 करोड़ का रिश्वत क्यों लिया? ये कितने घोटाले हैं साथियों। पहला घोटाला कि भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दी गई है कि तुम जो मर्जी करो, सिर्फ हमें चंदा दे दो। दूसरा कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा कि उन्हें पहले उनसे रेड उस पर रेड डाली जा रही है, वो तो भ्रष्टाचारी है तो ठीक है जेल में डालो, उन पे फांसी दो, जो उनके करना है। फिर तुम उन्हें दोबारा खुली छूट दे रहे हो कि तुम जाओ और देश को लूटो। तो मैं आशा करती हूँ कि इस विषय पे संपूर्ण देशवासी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि यह टोटली असंवैधानिक कानून था। इस प्रकार का कानून देश की छाती पे नहीं नाचना चाहिए। ऐसे अहंकारी भ्रष्टाचारी लोगों का विरोध होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ जिन्होंने यह कानून बनाया, इस कानून के तहत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया, कंपनियों से, उन भ्रष्टाचारी कंपनियों से चंदा लिया, फिर उनको खुली छूट दे दी भ्रष्टाचार करने के लिए, ऐसे नेताओं पे, ऐसे सरकारों पे, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूंगी, यदि आपको रत्ती भर भी हमारे देश से प्रेम है, देश के नागरिकों की परवाह है, तो ऐसे सरकारों को, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे राजनेताओं को जेल में डालने का काम करें। स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लें। ऐसे नेताओं को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को खुली छूट नहीं देश में होनी चाहिए। हम इस पे सवाल करते हैं और अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांगना चाहेंगे और निवेदन करना चाहेंगे। जब देश में सरकारों द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार करवाने की छूट दी जाएगी, जब देश की एजेंसियां गलत दिशा में कार्रवाई करेंगे, देश की एजेंसियों का इस्तेमाल रिश्वत लेने के लिए
हफ्ता वसूली के लिए किया जाएगा, चंदा के बदले धंधा दिया जाएगा। ऐसा धंधा जो धंधा शराब के रूप में युवाओं के लिए खतरा होगा, टेस्टिंग में दवाई फेल होने के रूप में देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, निर्माणाधीन कंपनियों के टनल टूट जाएंगे, पुल टूट जाएंगे, भूमि धंस जाएंगे, बांधे टूट जाएंगे। इस प्रकार के भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और मैं कहूंगी कि खून खराबा जैसे सिस्टम के खिलाफ जनता कहाँ शिकायत करेगी, किसके पास जाएगी? यदि जनता के खिलाफत में जनता के सुरक्षा करने वाले एजेंसियां, जनता के सुरक्षा करने वाले शासन प्रशासन अदालतें, मैं कहूंगी कि स्वास्थ्य विभागें यदि ऐसा कार्य करेंगी तो जनता किस पे विश्वास करे और कहाँ अपना अपना शिकायत देकर जाए? इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ इस विषय में कि जब हमारे द्वारा चुने गए सांसद, हमारे द्वारा चुने गए सरकारें संसद भवन में अपने भ्रष्टाचार को खुले करने के लिए कानून बनाएगी और देश के जनता के स्वास्थ्य के साथ, मानसिक स्थिति के साथ, शिक्षा के साथ, जांच एजेंसियों के साथ, सब न्याय सुरक्षा सबके साथ खिलवाड़ करेगी तो देश की जनता जाएगी कहाँ? हम देश की जनता से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि इस विषय में चर्चा करें। कैसे मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा घोटाला किया, कैसे मोदी जी ने पहले लोगों को अनैतिक कार्य करने के लिए खुली छूट दी, फिर जांच एजेंसियों द्वारा उन पर रेड पड़वाई, फिर उनसे चंदा वसूला, फिर उनको गलत काम करने के लिए छूट दे दी, धंधा दे दिया और उनसे उन गलत भ्रष्टाचारी लोगों से बयान लेकर के देश के विपक्षी पार्टियों को जेलों में डाल दिया जा रहा है। इस पे देश की जनता भी सोचे और इस पे हमारे सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सोचे कि जब पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार हो जाएगी, कानूनी तौर पे स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार करेगी, खुल के भ्रष्टाचार करेगी, देश के न एजेंसियों को, न चुनाव आयोग को, न एसबीआई बैंकों को, न किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने देगी, किसी को भी ईमानदार नहीं रहने देगी, तो देश की जनता अपनी शिकायतों को लेकर के कहाँ जाएगी? अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर के किससे शिकायत करेगी? इस पर देश का सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जरूर सोचें और स्वयं संज्ञान लेकर के इस विषय में चर्चा करें। और हम कहते हैं कि उन सभी भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो विपक्षी हो पक्ष हो, क्योंकि साथियों मैं यह कहना चाहूंगी इस चुनावी बॉन्ड से सिर्फ 2-4 पार्टियों से को छोड़ करके सभी ने इनका फायदा उठाया। रूलिंग पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, रूलिंग पार्टी ने गलत तरीके से चंदा वसूला, धंधा दिया, देश की जनता के साथ स्वास्थ्य के तौर से, शिक्षा के तौर से, सब तौर से खिलवाड़ किया। यहाँ तक कि मोदी जी ने बीप कंपनियों से भी 250 करोड़ का, यानी कि 2 अरब 50 करोड़ का चंदा लिया। कैसे मोदी जी गौ माता को काटने वाले कंपनियों से चंदा ले सकती है? इस विषय में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हर उस व्यक्ति पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें जिन्होंने देश की एजेंसियों के साथ, देश के संस्थाओं के साथ, देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया, स्वास्थ्य के साथ, शिक्षा के साथ, सबके साथ खिलवाड़ किया। साथियों, देश की छाती पे किसी का अहंकार, किसी की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। हमारी देश की छाती पे किसी भी अहंकारी को नाचने का कोई अधिकार नहीं है। अब साथियों, बात करती हूँ, सुनने में आ रहा है कि हमारे उत्तराखंड के पौड़ी जिला के ढाजुली पट्टी में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी महिलाओं को डराया धमकाया गया कि उन्होंने बलौनी जी का बहिष्कार क्यों किया। मैं उनसे कहना चाहूँगी, राजनीति करनी है तो ढंग से करें। किसी को भी हमारी महिलाओं को डराने धमकाने का अधिकार नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो। किस बात की माफ़ी मांगी तुमसे? बेटी अंकिता के हत्याकांड करने की माफ़ी मांगी कि अच्छा किया तुमने हमारी बेटी का हत्याकांड किया, या फिर जो बेटियों के अत्याचार पे मौन है उनसे माफ़ी मांगी, या फिर जो बेटियों के अत्याचारों की चरण वंदना कर रहे हैं उनसे माफ़ी मांगे? हम किनसे माफ़ी मांगे? और राजनीति में जाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने ही माँ बहन बेटियों को सताओ। राजनीति का अर्थ है कि आप अपने राज्य की माँ बहन बेटियों की रक्षा करें। जब आप
राजनीति में जाते हो तो उनकी सुरक्षा की डिमांड करें, रक्षा की डिमांड करें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की डिमांड करें, ना कि अपने माँ बहन बेटियों को डराए धमकाएं। चौथा यह है मेरे भाई बहनों कि हमारे श्रीनगर में कल रात को एक बेटी को बाघ उठा करके ले गया और हमारे रिटायर फौजी संजय भाई फौजी ने दौड़ करके उस बेटी को बचा लिया। हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं, मगर अपने शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इन तमाम बाघों को उठा करके जहां आपको डालना है, वन विभाग से भी निवेदन करते हैं डालें, लेकिन रियासी इलाकों में जनता के प्राणों की रक्षा किया जाए। आशा करते हैं कि आप सभी सामान्य भाई बहन जागरूक बनेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सामान्य भाई बहन सादर प्रणाम। एक बात और कहती हूँ साथियों कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। मैं इस विषय का भी जवाब देना चाहती हूँ। जहाँ तक हमें याद है कि 2019 के चुनाव में देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी के सरकार को बहुमत की सरकार चुनी। अकेले ही बीजेपी को 300 सीट आई, बाकी एनडीए में सम्मिलित जितने भी पार्टियां थे, जो क्या वो गठबंधन की पार्टियां थी, 350 सीटें थी। मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि एक अकेले सब पे भारी? आपको देश की जनता ने 350 सांसद चुन के दिए हैं। क्या उन 350 सांसदों के अपमान नहीं है? 350 सांसदों का अपमान नहीं है मोदी जी का यह कहने से कि एक अकेला सब पे भारी? क्या जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया सांसदों को, क्या उनका अपमान नहीं है कि एक अकेला सब पे भारी? क्या मोदी जी सिर्फ अपने ही वोट से प्रधानमंत्री बन गए? क्या सिर्फ मोदी जी ही जीतते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते? मोदी जी किस आधार पे कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी? हम इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि मोदी जी किस आधार पे कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या मेरा परिवार है, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। ऐसा कह करके मोदी जी न केवल जनता द्वारा बहुमत में पहुंचाए उन 350 सांसदों का अपमान करते हैं, बल्कि मोदी जी 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, यह कहकर कि एक अकेला सब पे भारी। तो मोदी जी अभी बताएं कि किस पे भारी? चाइना पे भारी, पाकिस्तान पे भारी, अफगानिस्तान पे भारी, बांग्लादेश पे भारी, किस पे भारी? यदि दुश्मनों पे भारी हो तो अलग बात है। ऐसा हमारे जवान कह सकते हैं कि एक अकेला पाकिस्तान पे भारी, चाइना पे भारी। मोदी जी किस पे भारी हैं? यदि दुश्मन देशों पे भारी हैं तो ठीक है। यदि मेरे देश पे भारी हैं तो मेरा देश पहले से ही आपके तानाशाही का दंश झेल रहा है, पहले से ही आपका भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, पहले से आपका नफरत का दंश झेल रहा है, पहले से आपका तमाम तरह के बर्बादी का दंश झेल रहा है। अब आप और अपना अहंकार का भार देश की जनता में डालना चाहते हो तो माफ करें, देश की जनता पे रहम करें, हम पे वो क्या बोल सकते साथियों, उपकार करें। अब हम तुम्हारा दंश नहीं झेलना चाहते, तुम्हारा भार नहीं झेलना चाहते, इसलिए सोच समझ करके बोला करें कि आप अकेले न थे, न हो, न रहेंगे। आपके साथ वो 350 सांसद थे, तब जाकर के आप प्रधानमंत्री बने, जनता ने आपको वोट दिया, तब जाकर आप सांसद बने। आप सिर्फ अपनी वोट से सांसद नहीं बने, या फिर सब अकेले ही सांसद बनकर आप प्रधानमंत्री नहीं बने। इसलिए संसद भवन में संवैधानिक पद पर बैठ करके लोकतंत्र का अपमान ना करें, संसद भवन का अपमान ना करें, संविधान का अपमान ना करें, और देश के 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या का अपमान ना करें। मैं उन लोगों से भी कह देना चाहती हूँ जो नारियों को डरा धमका रहे हैं, यदि इतने ही दिक्कत है तुम्हें नारियों से, बेटियों से, तो क्यों जा रहे हो बेटियों के बीच, क्यों जा रहे हो माँ बहन बेटों के बीच वोट मांगने के लिए? इतनी ही दिक्कत जब है, किसने आपको बुलाया? आप सोच समझ करके बातें करें। और किसी को भी अधिकार नहीं है हमारी माँ बहन बेटों को डराने धमकाने की, और मोदी जी को अधिकार नहीं है एक अकेला सब पर भारी पड़ने की। और इस प्रकार से संवैधानिक पद में बैठ करके लोकतंत्र का अपमान करने की आशा करते हैं कि सभी सम्मानित भाई बहन जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी लोग वोट देने जाएं और अपने लोकतंत्र अधिकार का इस्तेमाल करें। सोच समझ करके वोट दें, पार्टी जात धर्म से ऊपर उठकर वोट दें, उचित उम्मीदवार को ध्यान में रख करके वोट दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।